हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल चावला द्वारा लिखा गया उपन्यास हजारों ख्वाहिशें। खाना खाकर लौटने के बाद पिंटू कुंभकर्ण की नींद सो गया। पंडित जी पिछले आधे घंटे से दूरबीन लगाए खिड़की से बाहर झांक कर सामने वाली छत का मुआयना कर रहे थे। मैं यहाँ मन ही मन खुद को कोस रहा था। मकर संक्रांति के चलते माँ ने आज नॉनवेज को हाथ लगाने से भी मना किया था। जब पंडित जी को यह बात बताई तो उन्होंने मेरी इस आत्मग्लानि को मिटाने के लिए छत पर जाकर मकान मालिक के परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद पतंग उड़ाने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी सिर्फ देखने में सीधे साधे प्रतीत होते हैं, पर असल में रंगीन तबीयत के आदमी हैं। ऊपर पहुंचे तो पाया कि सामने वाली छत पर बहुत सी कन्याएं पतंगबाजी का लुत्फ ले रही थीं। ऊपर नीले आसमान में काली पीली रंगों को काटती एक लाल पतंग अपना परचम लहरा रही थी। उस पतंग की डोर थामे वही मोहतरमा जिसे सुबह मेट्रो में देखा था, सामने वाली छत पर अपनी सहेलियों संग पतंगबाजी का आनंद उठा रही थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही ना था। यह साला हो क्या रहा है? ऐसा संयोग तो केवल हिंदी फिल्मों में होता है। अगर यह वाकई में पिक्चर है तो हम भी इसके शाहरुख खान। मैंने मन ही मन ठाना और तुरंत अपनी पतंग निकाली। मेरी पतंग ऊपर आसमान में पहुंच चुकी थी, पर लगा कि मेरे वजूद से वह अब तक अनजान थी। पंडित जी से कहकर कमरे से स्पीकर्स मंगवाए गए और वही गीत बजवाया गया। ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं। सर पर अजब फितूर सवार था। ऊपर से वह पागल अल्हड़ किस्म की हवा, जिसे इस बात का भी इल्म नहीं था कि उसकी गुस्ताखी से कितने दुपट्टे उड़ रहे थे, कितने दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। स्पीकर्स का वॉल्यूम इतना तेज़ था कि पूरे मोहल्ले तक दिल का हाल पहुंचा। शायद वह गाना सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। हम दोनों की पतंगें जो अब तक दूर आसमान में उड़ रही थीं, कुछ करीब आ गई। लाल और नारंगी रंग की दो पतंगें नीले आसमान में अटखेलियाँ खेलने लगीं। उसके चेहरे पर अब भी कुछ वैसी ही रहस्यमयी मुस्कान थी। मेरी निगाहें उससे पेंच लड़ाने की जुगत में थीं। इधर मैं उसे ताकता रहा और उसने देखते ही देखते मेरी पतंग को अपने कब्जे में ले लिया। मेरी पतंग उसकी पतंग से उलझ चुकी थी, एक डोर में बंध चुकी थी। इठलाते हुए उसने मेरी पतंग को आखिर काट दिया। मुझे देखकर वह थोड़ा मुस्कुराई, मानो जीत कर बहुत खुश थी। पर मैं तो और भी खुश था, हार कर। मेरी पतंग धाराशाही होकर गिर रही थी, पर मेरे ख्वाब हीलियम गुब्बारे की तरह नीले आसमानी लिफ्ट में उड़ रहे थे। उसकी छत पर जश्न का माहौल था, मेरी छत पर भी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, मेरे चेहरे पर भी। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं और मेरी उसे। हमारे बीच कुछ तो था, रेसोनेंस जैसा। वह होता है ना कि मतलब जैसा पिक्चर में होता है, हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखते हैं और फिर गाना शुरू हो जाता है, वैसा टाइप। वैसा ही जैसा किसी प्रेम ग्रंथ में लिखा होता है। विद्या कसम सच्चे प्यार वाली फीलिंग आ गई। अगर यह कोई फिल्म होती ना तो इस वक्त मैं हार्ले डेविडसन दौड़ाते हुए उससे मिलने जा रहा होता और वह शिफॉन साड़ी पहने स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों पर नृत्य कर रही होती। फिर मैं उसे बाहों में भरकर गीत गुनाता, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। पर यह कोई फिल्म ना थी। हम दोनों की नज़रें एक पल को मिली थी कि उसकी एक सहेली बीच में आ गई। वह उसे खींचती हुई मेरी नज़र से दूर लेकर जाने लगी। सीढ़ियों से एक कदम नीचे उतरने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे अलविदा कह दिया। उसकी यह मुस्कान अब मेरे दिल में घुसपैठ कर चुकी थी। रात भर नींद कहाँ ही आनी थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाले दिल अब किससे कहें, समझ ना आया। पिंटू को कुछ बताया तो खामखा दो खरी खोटी और सुनाता, इसलिए पंडित जी की शरण में गया। पंडित जी परम ज्ञानी यूं ही नहीं माने जाते थे। आस पड़ोस की सभी कन्याओं की गतिविधियों पर उनका पूरा ध्यान रहता। कन्या की कुंडली निकलवानी होती थी तो लोग इन्हीं के शरण में आया करते थे। मेरी आग्रह पर उन्होंने तुरंत अपने शागिर्दों को सर्विलांस पर लगवा दिया। पता चला कि सामने वाले घर में कोई संजय रहता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्त शाम को पतंग उड़ाने आए थे। जाने क्यों यह सुनकर दिल को थोड़ी चोट पहुंची। अगर वह लड़की संजय की गर्लफ्रेंड निकली तो नहीं, ऐसा तो वह मुझे इस तरह क्यों दिखती। और चलो अगर बॉयफ्रेंड है भी तो कौन शादी हुई है, इस ख्याल से मैंने खुद को थोड़ी तसल्ली देनी चाहिए। रात भर वह हसीन चेहरा एक ख्वाब बनकर आंखों में झिलमिलाता रहा।
एक पल को भी नींद न आई। मैं सुबह पिंटू के साथ ही कॉलेज निकल गया। ज़िंदगी में पहली बार कॉलेज टाइम पर पहुंचा और सुबह 8 बजे की क्लास अटेंड की। सारा दिन लेक्चर हॉल में बस उसी के बारे में सोचता रहा। कभी सपनों के हवाई जहाज उड़ाता, कभी अपनी कागज़ की कश्ती में उसको बैठाकर समुंदर पार ले जाता। उसकी आंखें जैसे कोई माया जाल, जाने क्या जादू टोना किया मेरे ऊपर। हर जगह बस वही नजर आने लगी। बार बार मेरे कान में आकर कुछ कहती, फिर किसी तितली की तरह उड़न छू। सोचता रहा कि वह यूं ही कहीं डीटीसी बस, मेट्रो या फिर बीच बाजार अपनी पलटन के साथ कहीं नुक्कड़ नाटक करती दिख जाए। मैंने जो चाहा कहाँ मिला, ये मुझे अच्छे से पता था, मगर फिर भी बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाता रहा, न जाने क्यों। पिंटू अक्सर कोचिंग के बाद पंडित जी के यहाँ आया जाया करता और वीकेंड पर उन्हीं के साथ पढ़ता। मैं भी अकेला हॉस्टल में बोर हो ही जाया करता तो यहाँ आ धमकता। इतिहास में मेरी बचपन से ही रुचि रही थी, इसलिए शौकिया तौर पर रामचंद्र गुहा और बिपिन चंद्र की किताबें किसी फिक्शन नॉवल की तरह हफ्ता 10 दिन में पढ़कर ख़त्म कर दिया करता। खाली समय में उन लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा भी दिया करता। पंडित जी ने कल ही मुझसे कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री के पाठ को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया था। सोचा इसी बहाने पंडित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वह उस लड़की के बारे में थोड़ी और जानकारी निकलवाएं। पिंटू भी बगल वाले कमरे में कान लगाए सब सुन रहा था। बिपिन चंद्र के पन्ने पलटते हुए मैं लेक्चर की रूपरेखा तैयार करने लगा और लगभग एक दशक घटनाक्रम को कुछ यूं समराइज किया। तो पंडित जी, पिछले हफ्ते हमने जाना था पंजाब में मिलिटेंसी ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में। आज हम टाइम मशीन में बैठकर चल पड़ते हैं उस वक्त में जब वो फोर्स की तोप से देश की सरकार डामाडोल हो रही थी और साथ ही देश के राजनीतिक हालात भी। यह वह दौर था जब सोवियत यूनियन द्वारा अफगानिस्तान पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने मुजाहिदीनों की लंबी फौज खड़ी कर दी थी। और फिर जब सोवियत संघ टूटने को हुआ तब कुछ बेरोजगार जिहादियों को आईएसआई के हवाले से कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ने भेज दिया गया। जिस कश्मीर के बारे में जहांगीर ने कभी कहा था, गर फिरदौस वर रुए जमी अस्त, हमें अस्तो हमें अस्त, उन बर्फ की वादियों में AK-47 से खून की छींटें उछाली गईं और रातों रात कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में अपनी ही ज़मीन से खदेड़ दिया गया। वाह बेटा वाह, अभी तुम इतिहास पढ़ाते हो पर इतना भी नहीं जानते कि फासिस्ट प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। तुम्हारे जैसे कितनों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है नागपुर के हेडक्वार्टर से, पिंटू ने टोकते हुए कहा। कश्मीरी पंडित याद रखा, पर AFSPA भूल गए। और रथ यात्रा के बाद जो बाबरी मस्जिद टूटी, जो दंगे हुए, वो सब कौन बताएगा? उस पर भी आएंगे। और फिर जो मुंबई में धमाके हुए, उसको भी तो कहानी बाकी है। मैंने जवाब दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ तो पढ़ा होगा ना, टू एवरी एक्शन देयर्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस वही है। शाहबानों से उसका हक ना छीना होता, मंडल ने देश में आग ना लगाई होती तो रथ यात्रा को इतना बल ना मिलता, फिर ना बाबरी मस्जिद टूटती, ना दंगे और ना ही मुंबई में धमाके होते। मैंने समझाया, बेटा इतिहास पढ़ लो, पता चल जाएगा कौन सी पार्टी मंडल कमीशन से लेकर आई थी और ये एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। शाहबानो तो बस बहाना था, बाबरी मस्जिद को गिराना था। पिंटू ने पलटवार किया। मैं और पिंटू आपस में लड़े जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह सर पकड़कर बैठे थे। वो हमेशा राजनीति से दूरी बनाए चलते थे। वे घर पर यही सबसे तो परेशान थे। उनके पिताजी सरपंच रहे हैं। सभी भाई बंधु दुनाली और तमंचों से खेलते हुए बड़े हुए हैं, पर वह उन सब के विपरीत एकदम शांत किस्म के आदमी थे। लगता ही नहीं था कि उनकी रगों में चंबल का पानी दौड़ता है। उन्होंने रेफरी का रोल अदा करते हुए हम दोनों को रेड कार्ड दिखा दिया। एक काम करो, यह पकड़ो बल्ला और धून डालो एक दूसरे को। कैसे दोस्त हो गए? अरे यही शुरू किए थे, पिंटू बोला। अभी तो तुम कर दो खत्म। तुम सब जब देखो राजनीति। हमारी समझ में ये नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इससे होगा क्या? अब के कछु भी बोला ना तो कनपटी सुझा देंगे तुम दोनों की। गुस्से में तमतमाते हुए पंडित जी बोले। और तुम कुएं के मेढक। मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, हमारे सामने तो जो मन किया कह देते हो। बेटा लड़की के सामने यह सब मत बोलना, वो ना झेलेगी तुम्हारी ये निजी बकवास। फिर करते रहना अपनी स्वयं सेवा। मिलने से रही इन्हें कोई कन्या। इनके लक्षण देखिए, इस वैलेंटाइंस डे पर फ्रस्ट्रिया कर
बजरंग दल में शामिल हो जाएंगे। यह महाशय, मेरा मजाक उड़ाते हुए पिंटू बोला, बेटा तुम्हारी तरह लंगोट के ढीले नहीं होते हम, सच्ची मोहब्बत में यकीन रखते हैं, इसलिए हर कहीं मुंह नहीं मारते, और वैसे भी हमें वैलेंटाइन डे का मनाने का कोई शौक नहीं है। मैंने पलटवार किया। पंडित जी ने अपना माथा पीटा और गुस्से में आकर दोनों को घर से बाहर धकेल दिया। पिंटू और मैं एक दूसरे को सन 2008 से जानते हैं। वह कोचिंग में मुझसे 1 साल सीनियर था, पर कॉलेज में मेरा बैचमेट। तब जहां अमेरिकी बैंकों का दिवाला पिटने के कारण दुनिया भर में रिसेशन छा रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थीं, उसी वक्त हमारे नेता जीडीपी ग्रोथ का मायाजाल रच रहे थे। ठीक वैसे ही, बेटा पढ़ लो, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे तभी अमेरिका जा पाओगे का सपना दिखाकर आईआईटी कोचिंग का माफिया हम जैसे वो बच्चों को ठग रहा था। कॉलेज में आने के बाद मैं काफ़ी वक्त ऑनलाइन नेतागिरी में व्यस्त रहा। आईटी सेल द्वारा 2009 के आम चुनाव से ठीक पहले आर्कुट फेसबुक पर कांग्रेस के पिछले 60 सालों का काला चिट्ठा खोला जा रहा था। गांधी नेहरू परिवार के इतिहास से लोगों को अवगत कराया जा रहा था। दिल्ली मुंबई में हुए विस्फोटों के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे थे। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुई हमारी मुहिम जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत के सपने में तब्दील हो चुकी थी। इस मुहिम को व्यापक स्तर पर फैलाने का जिम्मा हम जैसे स्वयंसेवकों के हाथ था, जो सोशल मीडिया को नब्ज पहचानते थे। पिंटू को मेरी इस राजनीतिक विचारधारा से खिन्न थी, पर इसके चलते कभी हमारी दोस्ती में दरार नहीं आई। मुखर्जी नगर में शाम को कोचिंग छूटते ही चाय की दुकानों पर जमघट लग जाता है। अपने अपने स्टेटस के हिसाब से सबके अपने अपने खोपचे होते हैं, अड्डे जमते हैं, चाय छिड़की जाती है, सट्टे फूके जाते हैं। अव्वल दर्जे के महापुरुष जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो चारों ओर ज्ञान गंगा का प्रवाह होता है। चाय के साथ घंटे तक आत्मज्ञान, जिंदगी और फलसफे को लेकर बातें होती हैं। देश और दुनिया की हालत पर गहन चर्चा होती है। वैसे भी चाय पर चर्चा की मुखर्जी नगर में पुरानी प्रथा रही है। हम दोनों भी वही चाय के एक स्टॉल के बाहर खड़े बाकी लोगों की तरह बहसबाजी में व्यस्त थे। तुम्हें पता है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं, कुछ नया सोच पाने की, अलग हटकर करने की असक्षमता है। चाय का पहला घूंट लेते हुए मैंने कहा, सब अंधाधुंध भेड़ चाल में लगे हैं। अब यहाँ एक चाय की दुकान चल निकली तो लाइन से देखो, सभी चाय की दुकान। अरे भाई, एक ने चाय का स्टॉल खोल लिया तो दूसरा समोसा बेच ले, तीसरा आदमी चाहे तो तुम्हारा यह इटालियन पास्ता, पर नहीं, क्या करें, पूरा देश ही भेड़ चाल पर चलता है। नेहरू को प्रधानमंत्री क्या बना दिया, मतलब उनकी 7 पुश्तें इस देश पर राज करेंगी। तुम साले हर बात पर कांग्रेस को काहे बीच में ले आते हो। मेरे हाथ से चाय का कप छीनते हुए पिंटू बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।